नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी बेच रहा है आइसक्रीम। परीक्षा परिणाम में लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य को एवीपी ने सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। 10,000 की रिश्वत लेते सहकारिता विभाग के 2 अधिकारियों को लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ की बड़ी कार्यवाही। सहकारी समिति की ऑडिट करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। समिति प्रबंधक ने की थी शिकायत। 2 अधिकारी एक साथ पकड़ाए। आपको बता दें कि बुधवार को लोकायुक्त पुलिस ने 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सहकारिता विभाग में पदस्थ सहकारी निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह और सहकारिता उपभोक्ता भंडार में पदस्थ स्टोर कीपर उदय शंकर तिवारी को 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मऊगंज के रहने वाले अशोक कुमार तिवारी से ऑडिट कार्य करने हेतु इनसे रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्यवाही की है। आपको बता दें कि रीवा जिले में घूसखोरों पर लोकायुक्त पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आए दिन रिश्वतखोरों पर कार्रवाइयां कर उन्हें बेनकाब किया जा रहा है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाइयों के बाद भी घूसखोरों में कोई डर नहीं है, जिसका नतीजा है कि लगातार इस तरह की कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। बुधवार को एक बार फिर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते 2 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मऊगंज के घुरेटा के रहने वाले घुरेटा सहायक समिति के प्रबंधक अशोक कुमार तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि समिति के कागजात हैं, उसकी ऑडिट सहकारिता विभाग में पदस्थ सहायक निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह द्वारा नहीं की जा रही है और न ही उनके कागजात वापस किए जा रहे हैं। इस काम के बदले में सहायक निरीक्षक द्वारा लगातार 20,000 की रिश्वत की मांग पीड़ित से की जा रही थी। इस काम के लिए पहले ही 15,000 रुपये दिए जा चुके थे और 20,000 की मांग की जा रही थी। इस मामले की शिकायत अशोक कुमार द्वारा लोकायुक्त पुलिस में की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच कराए जाने पर बुधवार को लोकायुक्त पुलिस ने सहकारी निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह और सहकारी उपभोक्ता भंडार में पदस्थ स्टोर कीपर प्रभारी उदय शंकर तिवारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित जब रिश्वत के पैसे देने सहकारी निरीक्षक के पास गया तो उन्हें पैसा देने के लिए उपभोक्ता भंडार में स्टोर कीपर उदय शंकर के पास भेजा गया, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस की 15 सदस्यीय टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत है पीड़ित अशोक कुमार तिवारी एवं लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार तिवारी। किस तरह शिकायत की है? क्या शिकायत की? घूस मांग रहे थे ऑडिट के लिए, सहकारी समिति गुरेटा मऊगंज के ऑडिट के लिए। कितने की मांग की थी? ये मांग तो 50,000 के किए थे। फिर मेरे निवेदन करने कई बार आया गया, निवेदन करता रहा तो 20,000 में माने। पहले मैंने 5,000 दिया था। टोटल 25,000 की मांग कर रहे थे। किनके द्वारा मांगा जा रहा था? धीरेन्द्र सिंह ऑडिटर के द्वारा। दूसरे जो हैं तो उनका कोई दोष नहीं है। वो तो आज जब हम आए तो वो धीरेन्द्र सिंह फ़ोन करके उनको अब बोले कि उनके पास चले जाओ और पैसा दे दो। धीरेन्द्र सिंह से मिले ऑफिस में, बोले कितना लेके आए हो? तो बोले 10,000 लेके आए हैं सर। बोले 15 ना बोले थे। हम निवेदन करने लगे, सर 15 नहीं है, कहाँ में पाएँ, 10 की व्यवस्था कहीं से करके आए हैं। तो बोले वो ले जाओ उपभोक्ता भंडार में, गुड्डू को दे देना। तो हम लेके गए, उनको दे दिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार तिवारी। ये एक आवेदक हैं मिस्टर अशोक कुमार तिवारी, ये गुरेटा के हैं। ये सहायक समिति प्रबंधक गुरेटा में जो है जॉब करते हैं सहकारिता विभाग के अंतर्गत। इनके द्वारा जो है एक शिकायत की गई थी, उसमें जो उनके सारे दस्तावेज जो समिति के रहते हैं वो उनके विभाग के मुख्यालय में जो सहकारिता निरीक्षक हैं मिस्टर धीरेन्द्र कुमार, उनके द्वारा ना तो ऑडिट किया जा रहा है, ना कागज़ वापस किए जा रहे हैं। और जो उनका ऑडिट होता है सहकारी समितियों का, उसके एवज में उनके द्वारा जो है 20,000 रुपये की मांग की जा रही है और 15,000 रुपये ऑलरेडी वो पूर्व में ले चुके थे।
उसी शिकायत का जो है लोकायुक्त रीवा के द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक को धीरेन्द्र सिंह को और जो उनका स्टोर भंडार कीपर के प्रमुख है उदय शंकर तिवारी, उन दोनों को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त रीवा के द्वारा आज रंगे हाथों पकड़ा गया। भी कार्रवाई जारी है। 15 सदस्यीय टीम के द्वारा कार्रवाई की। नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला सचिन बेच रहा है आइसक्रीम। प्रैक्टिस करने के लिए नहीं थे जूते, फिर भी नंगे पैर अभ्यास कर पाया ये मुकाम। अब एशियन एवं पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को पदक दिलाना है लक्ष्य। जिला प्रशासन से मदद की गुहार। आपको बता दें कि रीवा में पैरा ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली सीता साहू के समोसे बेचने के बाद एक और दिव्यांग नेशनल चैंपियन इन दिनों आइसक्रीम बेचने को मजबूर है। 4 साल की कठिन मेहनत के बाद उसने ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित एथलेटिक्स की 20वीं नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दिव्यांग खिलाड़ी सचिन साहू का बायां पैर छोटा है। उन्होंने 400 मीटर की रेस 1.17 सेकंड में पूरी की थी। आपको बता दें कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रतियोगिता 28 मार्च से 31 मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जिसकी सफलता की राह आसान नहीं थी। सचिन के पास प्रैक्टिस करने के लिए जूते भी नहीं थे। वे नंगे पैर कंकड़ पत्थर भरे मैदान में दौड़ कर प्रैक्टिस की। सचिन ने 2015 से 2019 तक क्रिकेट खेला, लेकिन दिव्यांग होने के कारण क्रिकेट में कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच ग्वालियर के एथलेटिक्स कोच बीके धवन से संपर्क हुआ, जिन्होंने एथलेटिक्स में आने को कहा। हालांकि एथलेटिक्स की भी डगर आसान नहीं रही। सबसे पहले ग्वालियर में ट्रायल हुआ, वहां से स्टेट टीम में सिलेक्शन होने पर भोपाल स्टेडियम पहुंचा, जहां कई दौर के प्रशिक्षण के बाद 2020 में नेशनल क्वालिफाई किया, लेकिन कोविड के कारण प्रतियोगिता रुक गई। बाद में 2021 में 100 मीटर की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें सचिन को चौथा स्थान मिला। सचिन उमरिया जिले के असोड़ के समीप पटना गांव के रहने वाले हैं। परिवार में माता पिता के साथ 4 बहनें और 2 भाई हैं। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, जिसके चलते उन्हें आइसक्रीम का ठेला लगाना पड़ता है। सचिन चौथी रैंक आने के बाद भी हताश नहीं हुए और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। बिना किसी सुविधा के सचिन के भाई और पिता आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, जिनके साथ वो भी हाथ बटाते हैं, जिससे घर का खर्च चल रहा है। सचिन का ये ठेला राकेश आइसक्रीम सेंटर के नाम से ठेका तिराहे पर लगता है, जहां वो दिन भर आइसक्रीम बेचते हैं। आइए सुनते हैं सचिन साहू खिलाड़ी से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम सचिन साहू है। मैं गांव से, छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, पटना से। और जो अभी मैंने जो अचीव किया है ब्राउन्स मेडल 400 में नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप जो भुवनेश्वर उड़ीसा में थी, जो 27 मार्च से 21 मार्च तक थी, जिसमें मेरा ब्राउन्स मेडल आया है। मेरी परफॉर्मेंस 1 मिनट 17 सेकेंड थी। और ये कि अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही कि ना ही मेरे पास ग्राउंड है और ना ही मेरे पास कोचेस है और ना ही मेरे पास डाइट के लिए कुछ है और ना ही मेरे पास स्पाइक शूज़ है। और दिक्कत ये भी है कि यहाँ पास गवर्नमेंट, जैसे मेरा ब्राउन्स मेडल आया है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो मैं और अच्छा करूँगा और मेरा मेन टारगेट है ओलंपिक में मेडल जीतना है। और अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इतना आसान नहीं है कि अभी नेशनल, तो चलिए नेशनल तक तो मैंने अपनी मेहनत से 4 साल की मेरी मेहनत रही है, इस वजह से मेरा ब्राउन्स मेडल आ गया। अगर आगे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इतना आसान नहीं होगा कि मैं ओलंपिक में मेडल जीत सकूं। और मैं यहाँ पास ढेगाई में अभी तक कोई सपोर्ट तो है ही नहीं है, पर आने जाने का खर्च वगैरह निकालने के लिए मैं यहाँ पास आइसक्रीम का ठेला लगाता हूँ, ये ढेगा चौराहे के पास। और मेरे पापा भी आइसक्रीम का ही ठेला लगाते हैं और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। और मेन चीज़ क्या है कि जो एक कोच होना चाहिए, आपके पास ग्राउंड हो या ना हो, पर एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या करते थे? शुरुआत इसकी कैसे, कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी 2015 से हुई। 2015 से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मैंने 4 साल क्रिकेट खेले। मेरे कोच रहे हैं शकील खान सर, उन्होंने फिर, और मेरे जो सबसे अच्छे सर हैं ब्रिजेश सर, वो भी एक दिव्यांग क्रिकेट इंडिया के रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उन्होंने सलाह दी कि आपका इसमें कैरियर नहीं है, आप ओलंपिक के लिए तैयारी करो। तो फिर मैंने जो मेरे बीके धवास सर हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके बारे में पता किया। फिर मैंने 2019 से जब मेरे को पता चला कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के बारे में, तो मैंने वहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। और फिर मैंने 2020 में जो मेरा स्टेट गेम था, मैंने स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। और सेलेक्ट होने के बाद
मैंने नेशनल के लिए भी क्वालिफाई किया 2020 में, और मेरा फर्स्ट नेशनल इवेंट था बेंगलोर में था, जो 2020 में होने वाला था, कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। वही इवेंट फिर 2021 में हुआ, जिसमें मेरा उस समय तो मेरे पास अब भी सुविधाएं नहीं है, पहले भी नहीं थी, और जब मेरे पास पहले भी नहीं थी तो मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। और 2021 में जो मेरा फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप था, जिसमें मेरा मेडल तो नहीं लगा था, और 100 मीटर में मेरा 4th रैंक आई थी फाइनल में। और अब मैं थोड़ा बहुत, जो एक मेरे भैया हैं बहुत अच्छे हैं, सूरज भैया हैं, जो वो खुद ही राजस्थान में रह के प्रैक्टिस करते हैं कोच के अंडर में, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी तो जिस दिन मेरा कंपटीशन था, भुवनेश्वर में कंपटीशन था, तो मेरे पास तो जो स्पाइक शूज़ बहुत महंगे आते हैं, वो चीज़ स्पाइक शूज़ भी मेरे पास नहीं था कि मैं अपना इवेंट खेल सकूं। तो मैंने 100 मीटर तो मैंने अपने जो फटे शूज़ हैं मैंने उससे किया, तो मेरी उसमें फ़ाइनल में मेडल नहीं आया 100 मीटर में, जिसमें मेरी 6 रैंक लगी। और फिर उन्होंने अपना जो शूज़ था, स्पाइक शूज़ उन्होंने दिया 400 करने के लिए, मैंने 400 फाइनल किया और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो आगे मैं और अच्छा कर सकूँगा, देश के लिए मेडल ला सकूँगा। अभी मेरे एशियन गेम्स का टारगेट है। तो जिला प्रशासन से कोई मदद अभी तक आपको? अभी तक मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मदद नहीं है। मेडल जीतने के बाद भी, और यहाँ मेन चीज़ मेडल की बात आती है, तो जैसे जो पैरा एथलीट होते हैं अदर स्टेट में, उनको बढ़िया सपोर्ट मिलता है, उनको एकेडमीज मिलती है, अच्छी डाइट मिलती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा कैश अवार्ड मिलता है। वो जो एक नॉर्मल एथलीट को मिलता है, वो सारी सुविधाएँ एक पैरा एथलीट को अदर स्टेट में मिलता है। आप हरियाणा, पंजाब, एमपी भर छोड़ के, एमपी में पैरा एथलीट के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 4 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं और मम्मी पापा हैं। और हम लोग गांव से ये, और यहाँ जो रहते हैं तो ये जो मेरे फूफा जी बहुत सपोर्ट करते हैं, राजू साहू, यहाँ फल का ठेला लगाते हैं। और हम लोग को उन्हीं कहाँ रहते हैं किराए के मकान से, तो वो तो किराया भी नहीं लेते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, सपोर्ट वही करते हैं। टीआरएस कॉलेज के छात्रों के रिजल्ट में लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र संगठन इकाई के द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परीक्षा का परिणाम को सही करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टीआरएस कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कर्षधीश तिवारी ने बताया कि विगत कई वर्षों से परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार समस्याएं आ रही हैं और इस वर्ष भी परीक्षा परिणाम में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हैं। उन्होंने बताया कि विगत दिनों घोषित स्नातक 3rd सेम और स्नातक 5th सेम एवं स्नातकोत्तर 3rd सेम के परीक्षा परिणाम में कुछ विषयों में गलत मूल्यांकन होने के कारण 50% से अधिक छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण हैं। जिन विषयों में ज़्यादातर छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनका प्राध्यापकों से परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन कराए जाने की मांग की गई है। छात्रों का आरोप है कि जो छात्र नियमित कॉलेज नहीं आते हैं और परीक्षा के दौरान महज 1.5 घंटे में परीक्षा कक्ष से चले जाते हैं, उनके परीक्षा परिणाम अच्छे आ रहे हैं, जबकि नियमित कॉलेज आने वाले और परीक्षा के दौरान पूरा समय देने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम गलत आए हैं। छात्र संघ ने मांग की है कि इस परीक्षा परिणाम को पुनः मूल्यांकन कराकर जल्द से जल्द सही कराया जाए। प्रस्तुत है छात्रों सहित टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अंश। वो केवट है और मैं बीएससी 3rd सेम का विद्यार्थी हूँ। हमारा अभी रिजल्ट आया है, जिसमें सभी बच्चे पूरे बीएससी मैथ ऑनर्स के मैथ सब्जेक्ट में सभी का बहुत कम नंबर है। आप समझ लीजिए थ्योरी में 150 नंबर के कुछ पेपर में उसमें 10 नंबर मिला है, 2 नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है, और जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि उसमें 10 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव होते हैं और लॉजिकली 2-3 नंबर उसमें तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। अगर कोई कितना भी गलत लिखता है तो उसमें मिल जाएंगे। तो हमारी मांगे हैं कि हमारी जो कॉपी है उसे फिर से चेक करवाई जाए और जो भी जितना सुधार हो सकता है बच्चों को किया जाए, जिससे हमारा भविष्य में आगे गड़बड़ ना हो। ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमने टीआरएस महाविद्यालय में लगातार पिछले यानी कई वर्षों से यह समस्या आ रही है कि छात्रों का रिजल्ट हमेशा ख़राब कर दिया जाता है। एक क्लास में कम से कम 90 छात्र प्रमोटेड हैं और पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में। इंटरनल में जो लड़का क्लासेस आता था, अच्छा सेमिनार असाइनमेंट लिखा है, और थ्योरी में भी जो लड़का 3 घंटे और अच्छे से कॉपी लिखता था उसके नंबर कम है। बल्कि जहाँ जो लड़के कभी कॉलेज नहीं आते थे और
1.5 घंटे में पेपर दे के चले, उनके अच्छे मार्क्स हैं। तो आखिर ये कहीं ना कहीं महाविद्यालय प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसके संबंध में आज हमने महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि यह जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और छात्रों के हित में काम किया जाए। कौन से विषय और ईयर के छात्र हैं? ये बीए 3rd सेम, बीएससी 3rd सेम और 5th सेम और एमएससी के भी और बीकॉम के भी, यानी लगभग 90 छात्र एक क्लास से प्रमोटेड हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीएन पांडे है, विद्यार्थी परिषद नगर महाविद्यालय प्रमुख। परिषद का एक ज्ञापन आया है मेरे पास, जिसमें उन्होंने 3rd, 5th और सेम के परिणामों के संबंध में बात की है और मैं इसको परीक्षण करवा रहा हूँ कि कितने % रिजल्ट है इनका, और इसके बाद कमेटी बनाएंगे और कमेटी जैसा निर्णय करेगी उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कहना है कि दोबारा एक बार कॉपी चेक करवा ली जाए। कॉपी चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है दोबारा, पुनर्गणना के लिए है, पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं है, सेमेस्टर होने के कारण। बाल विवाह को लेकर प्रशासन सख्त। बाल विवाह में शामिल होने पहुंचे तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। कार्ड छापने वाले से लेकर बैंड, हलवाई, धर्मगुरु सहित शादी में शामिल होने वाले लोगों पर होगी कार्यवाही। बाल विवाह होने पर होगी 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। आपको बता दें कि बाल विवाह सामाजिक कुरीति के साथ कानूनी रूप से अपराध है। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस निर्धारित आयु से कम आयु के कन्या तथा वर का विवाह कानूनन अपराध है। इस तरह का बाल विवाह करने वाले और उसे संपन्न कराने वाले को 2 वर्ष तक की सजा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में सहायक संचालक महिला बाल विकास अधिकारी आशीष कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी माता पिता अपने बेटे और बेटी का विवाह उचित आयु में करें। कम आयु में बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के योग्य नहीं होती है। बाल विवाह गंभीर सामाजिक कुरीति है। इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इसके तहत बाल विवाह से पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने के साथ साथ बाल विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उससे संपन्न कराने वाले पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सहायक संचालक महिला बाल विकास अधिकारी आशीष कुमार द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत मध्य प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाता है जिसका नाम है लाडो अभियान। उस अभियान के तहत हर ब्लॉक में एक कमेटी, एक उड़नदस्ता दल बनाया जाता है जिसको चेयर करते हैं संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, और उसमें सदस्य रहते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, ब्लॉक शिक्षाधिकारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, संबंधित क्षेत्र के सचिव और तमाम सारे लोग रहते हैं, संबंधित थाना प्रभारी। जैसे ही कोई बाल विवाह की शिकायत मिलती है तो ये पूरा दल वहाँ जाकर कार्यवाही करता है और बाल विवाह को रोकने की कार्यवाही करता है। अगर बाल विवाह हो चुका है तो फिर उस बाल विवाह को शून्य कराने की कार्यवाही की जाती है और साथ ही संबंधितों के विरुद्ध अब FIR दर्ज करने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही महिला बाल विकास के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए समय समय पर विभिन्न कैंपेन का भी आयोजन किया जाता है। जैसे ये अक्षय तृतीया भी चल रही थी, और क्या अभी तक इसमें कोई मामले सामने आए या उससे पहले? देखिए, अक्षय तृतीया पर तो विभाग का विशेष निर्देश था कि इस दिन विशेष निगरानी करनी है। इसके लिए हमने शुरू से ही कैंपेनिंग चालू कर दी थी। लगभग 15 दिन पहले से ही आप लोगों के माध्यम से भी पर्याप्त कैंपेनिंग की गई थी। तो अक्षय तृतीया के दिन तो बाल विवाह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हाँ, रीवा जिले के नई गढ़ी क्षेत्र में 1 महीने पूर्व बाल विवाह की एक शिकायत आई थी जिसको सही पाया गया था। उस विवाह को होने से पूर्व ही रोक दिया गया था और माता पिता को समझाइश दी गई थी कि बाल विवाह नहीं करें। तो बाल विवाह होता है तो उसमें क्या दंड है, क्या? देखिए, बाल विवाह अगर कोई करता है या बाल विवाह को करने में सहयोग करता है तो उसमें 2 साल तक सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि बाल विवाह में सिर्फ माता पिता ही दोषी नहीं होते हैं। बाल विवाह को संपन्न करवाने में अगर उसमें पंडित जी हैं जो शादी करवा रहे हैं, हलवाई है, केटर्स है, टेंट वाला है, या वो तमाम सारे लोग जो जाकर खाना खाते हैं और पैसे भी देकर आते हैं, वो सारे लोग बाल विवाह में दंडनीय हैं। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है
कि अगर किसी शादी में जा रहे हैं तो पहले ये कंफर्म कर लें कि बेटी की उम्र 18 वर्ष और बेटे की उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा हो। एक जिला एक उत्पाद में रीवा जिले में बांस के पौधों का रोपण। जिले में बांस के पौधों के रोपण हेतु कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट में किया गया। इस दौरान बांस के पौधों के रोपण हेतु आवश्यक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें हर जिले में एक उत्पाद से परंपरागत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है, जिससे जिले में रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। मनोज पुष्प कलेक्टर रीवा के निर्देश पर बांस कृषि योजना में अच्छी किस्म के बांस के पौधों का रोपण कर बांस की खेती को बढ़ावा देना है। बांस की बाजार में उचित कीमत मिलने से कृषकों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध होगा। साथ ही बांस आधारित स्थानीय शिल्पकारों को कच्चा माल सहज में उपलब्ध होगा। बांस मिशन में नोडल वन विभाग के चंद्रशेखर सिंह वन मंडल अधिकारी रीवा द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार कृषकों के निजी भूमि में बांस का रोपण किया जा सकता है, जिसमें सभी कृषक पात्र हैं, जिसमें बांस रोपण की कुल लागत का 50% राशि अनुदान के रूप में 3 वर्षों तक प्रदान की जाती रहेगी। प्रति पौधा अनुमानित लागत 240 रुपये है, जिसमें 120 रुपये प्रति पौधा अनुदान है, जिसमें प्रथम वर्ष 60 रुपये, द्वितीय वर्ष 36 रुपये और तृतीय वर्ष 24 रुपये प्रति पौधा देय होगा। बांस रोपण के लिए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, किसानों एवं आमजन से एक जिला एक उत्पाद में जिले में बांस की खेती को बढ़ावा देने की अपील कलेक्टर एवं वन मंडल अधिकारी रीवा द्वारा की गई है। प्रस्तुत है रीवा एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बांस का चयन किया गया है। रीवा जिला भी उसमें से एक है और रीवा में बांस उत्पादन को लेकर के काफ़ी प्रयास कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। इसमें डीएफओ साहब और सीओ जिला पंचायत सर के निर्देशन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न एसडीएम साहिबान ने भी शिरकत की है और सभी उन संबंधित लोगों को जो कि बांस उत्पादन से जुड़े हुए हैं या बांस का उत्पादन व्यावसायिक तौर पर अपने खेतों में करना चाहते हैं, उनको बुलाकर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। आगे आने वाले समय पे और किस तरीके से इसको बढ़ावा रहेंगे? इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि जो बड़े कृषक हैं उनको मोटिवेट करके उनकी पूरी ज़मीनों में, जो छोटे कृषक हैं उनकी सीमांत कृषक हैं तो उनकी बाउंड्री के किनारे पे बांसों का उत्पादन किया जाए और इनको जो कंपनियां जो डायरेक्ट बांस खरीदने के लिए अपने ट्रक्स भेज के और बांस का परचेस करती हैं, उनसे बांस क्रय कर लें और उनको फिर अपना प्रोडक्टिव तौर पर उसका अन्य उत्पाद बनाएं और किसानों को वहीं से घर से ही उनके बांस उठाने की मदद मिले और इसके साथ में कुछ शासन की जो सब्सिडीज़ हैं वो किसानों को दी जा सके। तो इन सबको क्लब करने की एक स्कीम है। लक्ष्य क्या है सर आगामी? आगामी लक्ष्य हमारा ये कि जितने ज़्यादा लोग इससे सामान्य खेती से इस पे आ सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि 4-5 साल बाद इससे होने वाली इनकम को प्रमुख सचिव महोदय ने बताया है कि कृषि इनकम के बराबर लगभग इनकम हो जाती है और फिर हमें अन्य कार्य इसमें करने की ज़रूरत नहीं, उसको देखरेख को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और बेहतर ढंग से काम। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।